स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और यह लीगल एप्टीट्यूड का आपका चौथा मॉक टेस्ट है। तो अभी तक अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी जाकर के देख लीजिए और अच्छे से अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को एग्ज़ाम आते आते इतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा दिया जाए कि आपके कोई भी क्वेश्चंस ऐसे ना हो जो आपको ये लगे कि एग्ज़ाम में आपने देखे नहीं है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आज की वीडियो से किसी भी प्रकार का कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करिएगा, आपके सभी कमेंट का जवाब आपको दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला प्रश्न है, कौन सी वस्तु की चोरी नहीं की जा सकती है? कौन सी वस्तु है जिसकी चोरी नहीं की जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा, देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जिनको ऑप्शन पढ़ा जाए तभी समझ में आते हैं, लेकिन आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप 4 ऑप्शन पढ़ के समय वेस्ट करती हैं। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑप्शन आपको समझाना चाहूँगी। देखिए यहाँ पे सही आंसर होगा, जिसका कब्जा छल द्वारा किया गया हो उसे चोरी नहीं। छल का मतलब क्या होता है? धोखे द्वारा क्या किया जा रहा है? धोखा, छल करना, धोखा दे करके यदि कोई चीज़ ली जा रही है, ठीक है, हड़पी जा रही है, हड़पना, धोखा देना, इस प्रकार से कोई चीज़ ली जा रही है, बलपूर्वक ली जा रही है, ठीक है, छल के द्वारा, धोखे के द्वारा हड़प करके कोई चीज़ ली जा रही है, तो वो चोरी की श्रेणी में नहीं आएगा। चोरी किसे बोलते हैं? छिपा करके कोई चीज़ आपकी गायब हो जाए, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं? कोई आपके बिना जाने आपके सामान को क्या करे, आपके पास से हटा ले, ठीक है, तो उसे बोलते हैं चोरी। चोरी, लूट भी क्या होता है? लूट, आपको ज़बरदस्ती आपको क्या किया जाए, आपके कनपटी पे क्या किया जाए, गन लगा दिया जाए और आपसे बोला जाए आपके पास जितना भी आपके बटुए में जितना भी पैसा है या कुछ भी है आप मुझे मेरे हवाले कर दें। तो लूट भी एक प्रकार की क्या है? चोरी है। लूट क्या है? लूट की वारदात क्या है? चोरी है। चोरी जो बलपूर्वक चोरी की जाती है उसे क्या कहते हैं? लूट कहते हैं, ठीक है। तो ये लूट है। डकैती, डकैती जब क्या होता है कि किसी भी लूट को 5 से अधिक लोग अंजाम देते हैं या 5 लोग मिलकर के एक समूह में कोई चोरी की जाती है या लूट की जाती है, तो अगर उसमें 5 लोग मौजूद हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डकैती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डकैती बोलते हैं। तो ऑप्शन सी भी इस प्रश्न का सही आंसर नहीं होगा। जिसका कब्जा आपराधिक न्याय भंग द्वारा किया गया हो, यानी कि कब्जा किया गया है, आपराधिक न्याय भंग मतलब जो लीगल तरीके से नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी भी इस प्रश्न का सही आंसर नहीं होगा। जो छल द्वारा कब्जा किया गया हो या फिर प्राप्त किया गया हो, यानी कि धोखे के द्वारा क्या किया गया हो, ले लिया गया हो, उस वस्तु को हम क्या कहते हैं? वो वस्तु चोरी की श्रेणी में नहीं आएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए रास्ते में बी को मिलता है और पिस्टल दिखाता है और बी के बटुए की मांग करता है। बटुआ मतलब पर्स की मांग करता है। इसके परिणाम स्वरूप बी अपना बटुआ ए को दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और आपसे पूछेगा कि इसमें किस प्रकार का अपराध हुआ है, तो आप वहाँ पे किस प्रकार से आंसर देंगे। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए और बी 2 लोग हैं। ए जो है रास्ते में क्या कर रहा है? ए जो है रास्ते में बी को मिलता है, ठीक है। ए रास्ते में बी से मिला और वो क्या कर रहा है? बी की कनपटी पे पिस्टल लगा दिया और उससे बोल रहा है कि तुम अपना बटुआ यानी कि अपना जो पर्स है वो मुझे दे दो, अपना पर्स मुझे दे दो। तो अब पूछ रहा है कि ए ने बी की कनपटी पे बलपूर्वक जो धन छीनने का कोशिश किया, उसकी पर्स को लेने का जो कोशिश किया, तो वो किस प्रकार का अपराध कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो मैंने अभी बताया कि जब 5 लोग होंगे और बलपूर्वक कोई चीज़ चोरी करने का या छिनैती करने का कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा? डकैती होगा। जब 5 लोग होंगे तो वो क्या होगा? डकैती होगा। लेकिन जब चोरी बलपूर्वक सामने से की जा रही है और 1 या 2 बंदा ही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लूट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? लूट हो जाएगा। क्या कर रहा है? सामने से बंदा आ रहा है और उसकी कनपटी पे बंदूक रख रहा है और कनपटी पे बंदूक रखने के बाद कह रहा है कि तुम्हारे पास जो भी माल है वो मेरे हवाले कर दो, ठीक है। यानी कि चोरी तो वो कर रहा है लेकिन बलपूर्वक कर रहा है, तो वो किसकी श्रेणी में आएगा? लूट की श्रेणी में आएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चोरी के अपराध का नहीं है? चोरी के अपराध का नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ पे संपत्ति की कीमत जो है, संपत्ति की कीमत जानना मतलब चोरी करना तो नहीं होता है ना। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चोरी का अपराध नहीं है। चल संपत्ति मतलब क्या होता है? मूवेबल प्रॉपर्टी, जिनको आप एक आसानी से दूसरे स्थान को ले जा सकते हैं, यानी कि चल संपत्ति को आप क्या कर सकते हैं, उसकी चोरी की जा सकती है, चोरी हो सकता है। संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा, यानी कि आपकी संपत्ति थी लेकिन उसको किसी ने अब ले लिया है और बलपूर्वक ले लिया है, यानी कि चुरा लिया है, या फिर आपसे लूट के तरीके से उसने आपसे ले लिया है, तो वो क्या चोरी की श्रेणी में आएगा। संपत्ति का हटाया जाना मतलब आपकी संपत्ति थी लेकिन आपको उस पे से बलपूर्वक हटा दिया गया, तो वो भी एक प्रकार की चोरी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे संपत्ति की कीमत जो है ये चोरी की श्रेणी में नहीं आएगा। चलिए आगे हम प्रश्न देखेंगे। श्याम सार्वजनिक मार्ग पर पड़ा हुआ 1000 का नोट उठा लेता है। श्याम है, जा रहा है और रास्ते में उसे 1000 की नोट पड़ी हुई मिली। उसने क्या किया, उस नोट को उठा लिया, लेकिन श्याम यहाँ पे अनभिज्ञ है, यानी कि उसे पता नहीं है कि ये 1000 की जो नोट है किसकी है, और वो क्या कर रहा है, अपने पास रख ले रहा है। तो रास्ते में पड़ा हुआ मिला, सार्वजनिक प्लेस पे पड़ा हुआ मिला, उसको ये भी पता नहीं है कि ये नोट किसका है, तो उसके द्वारा ये जो अपराध किया जा रहा है वो क्या अपराध है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि श्याम ने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, ना तो लूट किया, ना चोरी किया, ना डकैती किया, ना छिनैती किया, किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। वो सार्वजनिक प्लेस पे है और वहाँ पे उसको 1000 की नोट पड़ी हुई मिली और वो सार्वजनिक तौर पे वहाँ से नोट उठा रहा है, ना कि चोरी कर रहा है, ना तो छिप रहा है, ना छिपा रहा है। ठीक है, यानी कि उसको 1000 की नोट मिली, वो उसे उठाकर अपने पास रख लेता है, क्योंकि अगल बगल में आसपास में कोई दिख नहीं रहा है जिस पे उसको संदेह हो कि ये नोट उसकी हो सकती है। तो यहाँ पे श्याम जो है किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं कर रहा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए हम आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, डकैती के अपराध के लिए कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? मार्क कर लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके आज के सेशन का, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 व्यक्तियों का, कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है डकैती के लिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? अपूर्ण अपराध किसे बोलते हैं? अपराध मतलब जब आप किसी को क्षति पहुंचा दें, ठीक है, किसी भी प्रकार से आप क्षति पहुंचा रहे हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। लेकिन पूछ रहा अपूर्ण अपराध किसे बोलते हैं, यानी कि आप किसी को, आपके अंदर दिमाग में कोई क्राइम चल रहा है, अपराध करने का आशय चल रहा है, पर आप जो है उस आशय में पूर्ण ना हो पाए, यानी कि आपराधिक प्रयत्न। क्या आप किसी को मारना चाहते हैं, अटैक भी किया, लेकिन सामने वाले को आप की परछाई दिख गई या किसी भी प्रकार से वो बच गया, तो आपने प्रयत्न तो किया लेकिन आपका प्रयत्न क्या हुआ, विफल हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, अपूर्ण अपराध कहलाएगा। ये अपूर्ण अपराध कहलाएगा, यानी कि आपराधिक प्रयत्न कहलाएगा। अपराध करने का आपने प्रयत्न किया पर अपराध करने में आप सफल नहीं रह सके, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे हम प्रश्न देखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, श्याम की हत्या करने के उद्देश्य से केशव श्याम के शयन कक्ष में रात्रि में प्रवेश करता है, जबकि श्याम शहर से बाहर था। केशव दोषी है। यहाँ पे देखिए श्याम और केशव 2 लोग हैं। ठीक है, श्याम जो है केशव के बेडरूम में रात्रि के समय में, मध्य रात्रि या फिर आधी रात्रि के समय में क्या कर रहा है, उसके बेडरूम में जा रहा है इस पर्पज से कि केशव का आज वो मर्डर कर देगा। ठीक है, लेकिन जिस समय श्याम केशव के रूम में जाता है, केशव उस समय अपने घर और शहर में ही नहीं होता है। ठीक है, तो वो आया तो था मर्डर के पर्पज से, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर भी उसको नहीं मिला, क्योंकि वो मर्डर करने का प्रयास भी नहीं कर पाया, क्योंकि केशव तो शहर में ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मर्डर के चार्जेस तो बनते नहीं हैं, लेकिन गृह अतिचार का केस बनता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, गृह अतिचार हो रहा है रात्रि के समय, बिना बताए, बिना उसकी मौजूदगी के, बिना उससे पूछे, बिना उसकी परमिशन के उसके घर में घुसने की कोशिश की गई है, तो ये क्या है, गृह अतिचार है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। जहाँ पे जो चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा, उस प्रश्न को मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक बार फिर से समझाऊँ जरूर। चलिए आगे प्रश्न है, दीपक कमला को गर्भपात कारित करने के आशय से एक विषैला दवा देता है। यह पाया जाता है कि कमला गर्भवती नहीं थी। यहाँ पर दीपक
किस प्रकार के अपराध का भागी होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दीपक और कमला हैं, दो लोग हैं और दीपक क्या कर रहा है, दीपक को ऐसा संशय होता है कि कमला जो है गर्भवती है और उसको गर्भपात कराने के लिए वो किसी भी प्रकार का क्या कर रहा है, विषैली दवा देने की कोशिश कर रहा है जिससे कमला का गर्भपात हो जाए। लेकिन बाद में किसी परिणाम से यह पता चलता है कि कमला तो गर्भवती थी ही नहीं। तो दीपक ने किस प्रकार का कार्य किया है, किस प्रकार का अपराध किया है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दीपक यहाँ पे प्रयत्न का दोषी है, प्रयत्न कर रहा है, किस प्रकार का अपराध करने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसी की हत्या नहीं हुई है, किसी भी प्रकार का अपराध का दोषी नहीं है, तो दोषी है भाई, दोषी है, उसने प्रयत्न किया है, अपराध करने का प्रयत्न किया है, सो अपराध के प्रयत्न का दोषी होगा। तो दीपक ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चीज़ों को बी प्रैक्टिकली सोचा करिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, एक महिला आत्महत्या करने के लिए गोद में बच्चा लेकर तेजी से कुएं की ओर जाती है, किंतु रास्ते में ही उसे पकड़ लिया जाता है, वह महिला दोषी है। देखिए, अगर कोई महिला या फिर कोई भी आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है तो आत्महत्या का प्रयत्न होगा, लेकिन यहाँ पे यह महिला आत्महत्या का प्रयत्न कर नहीं पाती है। ऐसा नहीं है कि वो कुएं में कूद गई और उसे बचाया गया। ठीक है, कुएं में कूद गई होती मतलब अपने जान देने की कोशिश कर ली होती और फिर उसे बचाया जाता, तो आत्महत्या का उसने कोशिश किया लेकिन वो बच गई। ठीक है, ऐसा होता, जहर खाया लेकिन वो बच गई, तो ये क्या होता, आत्महत्या की कोशिश है लेकिन आत्महत्या की कोशिश से वो बच गई। ठीक, ये होता, लेकिन यहाँ पे प्रयत्न उसका सक्सेस नहीं हुआ ना, वो आत्महत्या करने के लिए अपने मन में विचार बनाई है, उधर जा रही थी लेकिन उसको आत्महत्या करने के प्रयत्न से भी रोक दिया गया। तो यहाँ पे उपयुक्त में कोई नहीं आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में कोई नहीं, उसने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे हम चलेंगे, हमारा प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान है। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का प्रावधान है। तो यहाँ पे 107(2) धारा जो है हमारी 107(2) क्या कहती है, भारतीय दंड संहिता की धारा 107(2) षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण को डिफाइन करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे हम प्रश्न देखेंगे, शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में आक्रामक की मृत्यु कारित की जा सकती है, तो ये किस धारा के अंतर्गत आएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संपत्ति और शरीर की, मतलब मान लीजिए रात के 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। ठीक है, आप अपने घर पे हैं और कुछ लुटेरे आपके घर में आ जाते हैं और आपके गहने लूटने की कोशिश करते हैं और आपको मारने की भी कोशिश करते हैं, और आपने उस टाइम पे अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से क्या किया, अपने बचाव में, और आप ये सोचे कि मैं भी बच जाऊँ और मेरी संपत्ति भी किसी भी प्रकार से हानि ना पहुँचे, ना जाए, तो आप उस पर गोली चला देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइवेट प्रतिरक्षा, खुद के बचाव में आपने क्या किया, उस पर जो आक्रामक है यानी कि जो अपराधी है, जो आपके घर में बिना बताए घुस आया है, लूट के गलत मंशा से, क्राइम अपराध की मंशा से आपके घर में घुस आया है, आपने उसे मार दिया, तो आप पे कौन कौन से चार्जेस बनेंगे। आपने अपराध किया है, यहाँ पे ये नहीं है कि आपने अपराध नहीं किया है, आपने भी अपराध किया है, लेकिन आप अपने आपको बचाने और अपने संपत्ति की रक्षा करने में इस प्रकार का चूक कर रहे हैं, तो आप पे उस टाइम पे कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आईपीसी की धारा 100 और 103 चार्ज लगाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति द्वारा शरीर एवं संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु कर दी जाती है, मृत्यु कारित हो जाती है, तो वहाँ पे आईपीसी का धारा 100 एवं 103 लागू होता है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। आगे प्रश्न है, सबसे कम दंड का प्रावधान करती है आईपीसी की कौन सी धारा, आईपीसी का कौन सा सेक्शन सबसे कम दंड का प्रावधान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धारा 510 में जो है सबसे
कम दंड का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने लगभग 12 प्रश्नों को सॉल्व किया और आशा करती हूँ आज का ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा और आप सभी लोगों ने अच्छे से इसे समझा होगा। सभी प्रश्नों को नोट करिएगा, अपना नोट्स बनाते रहिए, जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट में मेंशन करते रहिए। क्लास का टाइम आपको वीडियो के थंबनेल पे लिखा हुआ मिल रहा है, तो डेली आप क्लास की टाइम सेम टाइम पे आप क्या होंगे, ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।